हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के इतिहास का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम चंद राजवंश के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो शुरू के 3 पार्ट थे, जिसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और उसके बाद हमने जो है ऐतिहासिक काल का भी जो प्राचीन काल है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये सारे के सारे जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पहली बार आए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसके अलावा आप मुझे यहाँ टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये अपने आप एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस इसमें जरूर आते हैं, चाहे वो चंद्र डायनेस्टी की बात करें या जो परमार वंश है उसकी बात करें। ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है दोनों में से एक में, ठीक है। ओवरऑल देखो तो 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाते हैं इतिहास में से। तो चंद्र डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं इनको लेके जो इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कई सारे इतिहासकार जो हैं आज भी जो है अलग अलग तिथियां बताते हैं उसमें। जैसे कि अगर हम एटिंगशन की बात करें तो उन्होंने जो सोमचंद की जो आने के समय बताया था, उन्होंने बताया था कि 700 ईस्वी में आए थे। ये लोग कब आए थे? 700 ईस्वी में आए थे। वहीं बद्रीनाथ पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास किताब लिखी है, तो उनके अनुसार ये लोग जो थे ये 953 ईस्वी में आए थे। तो अभी तक ये जो इनकी आने की जो तिथि है ना चंद राजाओं की, तो ये अभी तक जो है मतभेद है इनमें कई सारे इतिहासकारों में भी। तो यहाँ पे एटिंगशन, वॉल्टेन और नेविल ने जो है सोमचंद को 700 ईस्वी में कहा है। वहीं शिव प्रसाद डबराल जो कि जिन्हें की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, तो उनके अनुसार जो है जो सोमचंद जो कि चंद राजवंश के संस्थापक थे, ये 665 से और 700 ईस्वी के मध्य इनको बताया जाता है, ठीक है। यानी ये 2 टाइम पीरियड रहा होगा, इसके बीच में जो है ये लोग आए होंगे। तो जैसे कि जब इससे पहले हमने पढ़ा था प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जब इससे पहले जो है कत्यूरी शासन था। कौन सा था? कत्यूरी शासन। तब जब कत्यूरी शासन का पतन हुआ था तब चंद राजवंश आया था, ठीक है। तो कत्यूरी शासन का जो सबसे आखिरी राजा था उसका नाम था ब्रह्मदेव। कौन सा वंश चलता था? वो अशांति देव वंश था, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 3 में। तो उसमें अशांति देव वंश था। अशांति देव वंश का राजा था ब्रह्मदेव, ठीक है। कौन था? ब्रह्मदेव। जब अशांति देव वंश का जो पतन हुआ था उसके बाद जो है चंद राजवंश आया था। तो उस वंश का ऐसा माना जाता है कि 1025 में 1025 में जो है कत्यूरी शासन का पतन हो गया था और उसके बाद चंद राजवंश जो है कुमाऊं में आया था। अब इनके संस्थापक को लेकर भी काफी मतभेद है। कोई कहता है कि सोमचंद इसके संस्थापक हैं, तो कोई इसको थोरचंद भी कहता है इतिहासकार। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एटिंगशन की, तो एटिंगशन के अनुसार, तो उसके अनुसार जो है कि सोमचंद इसका संस्थापक था। अब वो इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? वो इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि जो सबसे आखिरी राजा था कत्यूरी राजवंश का, जिसका नाम था ब्रह्मदेव, तो वो एक बहुत अत्याचारी राजा था, ठीक है। उसके शासन काल में बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, ठीक है। पूरा जो प्रजा थी वो काफी ज्यादा जो थी वो परेशान थी राजा से। छोटी छोटी चीजों के लिए सब अपने आपको मतलब छोटी सी जमीन का हिस्सा हर कोई कब्जा लेता था और वो उसे स्वतंत्र घोषित कर लेते। तो कहने का मतलब ये था कि बहुत अराजकता का शासन था, ठीक है। तो बहुत अराजकता का शासन हुआ करता था। तो उनके अनुसार यानी एटिंगशन के अनुसार जब ऐसी स्थिति हुई थी कत्यूरी राजवंश में, तो कुछ विद्वान जो है वो जाते हैं कन्नौज, ठीक है।
वो जाते हैं कन्नौज के राजा के पास और वो वहाँ की स्थिति से अवगत कराते हैं कि वहाँ की जो स्थिति है बहुत जो है वो खराब हो चुकी है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का पैसा लूट रहे हैं, छोटी छोटी जगह को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे रहे हैं, छोटे से जमीन के हिस्से को कब्जा के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे रहे हैं। तो उस समय जो कन्नौज के राजा थे उन्होंने अपने भाई यानी सोमचंद, सोमचंद जो था उनका भाई था, तो उन्होंने जो है सोमचंद को भेजा। कहाँ पे? सोमचंद को भेजा यहाँ पे आपका चंपावत में, जिसको काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। और जब सोमचंद यहाँ पर आए 1025 ईस्वी में, बताया जाता है कि 1025 ईस्वी में जब सोमचंद यहाँ पर आए और तभी से जो है चंद वंश की स्थापना हुई थी। तो ये एक मत तो उनके द्वारा ये दिया जाता है एटिक्शन के द्वारा। दूसरा मत ये भी कहा जाता है कि ऐसा भी हुआ होगा कि जो सोमचंद थे जब एक बार वो बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो उनकी जो मुलाकात होती है वहां से ब्रह्मदेव से होती है। ठीक है, तो ब्रह्मदेव जो है वो सोमचंद से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी जो है वो सोमचंद से करा दी और दहेज के रूप में क्या दे दिया? एक कोतवाली दे दी। ठीक है, वहीं पे जो है सोमचंद ने जो है वहां पे किला बनाया था। ठीक है, जिसे राजभुंगा का किला कहते हैं। तो ऐसा ही मत जो है वो बद्रीनाथ पांडे का भी है। तो उनका भी मानना यही है कि जो सोमचंद थे ये कन्नौज से आए थे। ठीक है, और यहाँ पे आके जो है उन्होंने जो ब्रह्मदेव था तो ब्रह्मदेव की पुत्री से यहाँ पे उन्होंने शादी करी और यहाँ पे एक वंश की यानी एक डायनेस्टी की स्थापना करी। तो इनके अनुसार तो सोमचंद है, एटिंगशन और बद्रीनाथ पांडे। तो वहीं फ्रेजर का मानना है कि यहाँ पे जो है थोरचंद इसके संस्थापक थे। कौन थे? थोरचंद जो है थे इनके संस्थापक थे। ठीक है, तो वो किस बेसिस में कहते हैं इस बात को? तो वो ये कहते हैं कि जो उनका मानना था कि 16 और 17 साल के उम्र में थोरचंद जो था वो झूसी से आया था और वो यहाँ का जो है शासक बना था। मतलब जो रिटर्न में जो जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार कि जो 16-17 वर्ष में थोरचंद यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पे जो था वो शासन किया था। ठीक है, यानी आप 1818 बताई जाती है। ठीक है, 1815 में। और ये भी बताया जाता है कि इससे 350 पूर्व साल पहले, ठीक है, यानी 1400 समथिंग आएगा आपका, तो 350 वर्ष पूर्व पहले जो है थोरचंद ने मतलब थोरचंद यहाँ पे चंपावत के अंदर जो था वो आया था और उसके बाद जो है 1815 के आसपास जो है उसका बेटा यहाँ पे आया। तो ये जो प्रमाण जो मिले हैं इनमें जो है ज़्यादा कुछ ऐसी प्रामाणिकता नहीं है। तो इसमें जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं इसको लेके कि थोरचंद था या सोमचंद था। आज भी जो है इसके ऊपर मत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अभी तक जो सही प्रमाण जो मिले और जिसपे सारे विद्वान एक मत हुए हैं वो ये कहा जाता है कि सोमचंद ही असली संस्थापक थे चंद वंश के। ठीक है, तो अगर आपसे अगर पूछा जाए तो चंद वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे कौन थे? सोमचंद। और कब आए थे ये? 1025 में ये आए थे। तो टोटल पूरे चंद राजवंश में 62 राजाओं ने 62 शासक यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पे सारों का यहाँ पे राजाओं का और उनकी कब कब शासन किया यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे हम जो है राजाओं को डिस्कस करेंगे, कौन कौन राजा कब आए थे और उनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो सबसे पहले सोमचंद, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोमचंद जो कि कन्नौज नरेश के भाई थे। ठीक है, उन्होंने जो थी ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी करी थी। बाद में ब्रह्मदेव ने उन्हें जो है दहेज के रूप में चंपावत की छोटी सी जागीर जो है सोमचंद की दी थी और वहीं से सोमचंद ने वहां पे जाके एक राजभुंगा का किला बनाया था और वहीं से चंद डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी।
तो सोमचंद जो कि शिव का उपासक था, ठीक है, किसका? शिव जी का ये उपासक था। इसने जो है सोमचंद ने 4 किलेदार भी नियुक्त किए हुए थे, ठीक है, 4 किलेदार भी नियुक्त किए गए थे। वो थे कारगी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है। इनको चारल बोला जाता था। इन्हें क्या बोला जाता था? चारल। वैसे तो ये मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये? नेपाल के रहने वाले थे। तो इसने जो है 4 किलेदार नियुक्त भी यहाँ पर किए हुए थे। सोमचंद ने जो है पूरे राज्य को, जो उसका पूरा राज्य था आपका, एक्चुअली पहले जो कुमाऊं बोलते थे ना, चंपावत को ही कुमाऊं बोला जाता था, ठीक है। तो वो जब धीरे 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 इन्होंने आपका ये अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में जब धीरे धीरे जो है अपना अधिकार जमाया, तब ये क्षेत्र जो है विस्तार हुआ। शुरुआत में जो है कुमाऊं को ही चंपावत को ही कुमाऊं बोला जाता था। तो यहाँ पे सोमचंद ने अपने पूरे राज्य को जो है 2 दलों में बांट रखा था। कहने का मतलब है कि मेहरा और फरत्याल, ये 2 दल जो थे, ये 2 दल थे, यही पूरी राज्य की नीति तय करते थे, ठीक है। एक तो थे कौन? मेहरा और फरत्याल। मेहरा जो थे वो कोटलगढ़ के निवासी थे, और जो फरत्याल थे वो डुंगरी के निवासी थे, ठीक है। अब ये जिनका यहाँ पे पलड़ा भारी होता था, वही पूरी जो है राज्य की जो है नीति वो तय करता था। अच्छा, यहाँ पे जो है ग्राम मतलब गांव में जो होते हैं बूढ़े और सयानों की भी नियुक्ति की गई थी। देखो, जैसे अब ग्राम प्रधान कहते हैं ना, तो उनको सयाना बोला जाता था या बूढ़ा भी बोला, कहीं पे बूढ़ा बोला जाता था और कहीं पे जो है सयाना भी कहा जाता था, ठीक है। तो सोमचंद जब आए थे, इन्होंने सबसे पहला जो युद्ध किया था, ठीक है, जो सबसे पहली जो उन्होंने युद्ध किया था, वो उन्होंने जो है एक रावत को हराया था। रावत राजा को उन्होंने जो है वो हराया था, ठीक है, जो कि दोनकोट के राजा थे, उसको हराया था सोमचंद ने सबसे पहली बार में। सोमचंद अधिकार भले ही कर लिया था, मतलब शासन जरूर करने लग गया था, लेकिन एक तरीके से यह क्या था? सामंत था, ठीक है। किसका सामंत था? डोटी का। अब डोटी क्या होता है? डोटी उस समय नेपाल को बोला जाता था, ठीक है। तो नेपाल को उस टाइम डोटी बोला जाता, उनका एक सामंत के रूप में ये काम कर रहा था। कौन? सोमचंद। तो सोमचंद उनको क्या दिया करता था? कर दिया करता था, यानी टैक्स दिया करता था। उसके बदले वहां पर शासन के बदले क्या दिया करता था? उन्हें टैक्स दिया करता था, उन्हें कर दिया करता था। तो उस समय वहां पे यानी नेपाल पे वहां पे मल्ल वंश चल रहा था। कौन सा वंश था? मल्ल वंश। उसके जो संस्थापक थे वो थे वामदेव। क्या नाम थे? वामदेव। और उनकी राजधानी थी चंपा, ठीक है। अब उन्होंने चंपा की राजधानी क्यों रखी थी? क्योंकि जो उनकी इष्ट देवी थी उनका नाम था चंपावती, ठीक है। चंपावती उनकी जो है इष्ट देवी हुआ करती थी। तो उन्हीं के नाम से जो है वामदेव ने अपनी राजधानी चंपा रखी थी, ठीक है। तो डोटी की राजधानी थी चंपा। तो उस समय यानी सोमचंद के समय जो डोटी के राजा थे वो थे जयदेव मल। कौन थे? जयदेव मल उस समय वहां के राजा हुआ करते थे, ठीक है। उनको जो है रेखा बोला जाता है, रेखा राजा भी जो है वो बोला जाता था। उसके बाद सोमचंद के बाद उनका बेटा यानी आत्मचंद जो है वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है। आत्मचंद जो है 20 साल तक राज्य करता है। उसके बाद पूर्णचंद बैठता है 1066 से और 1084 तक, यानी 18 साल तक ये भी वहां पे राज्य करता है, शासन करता है। उसके बाद बैठता है इंद्रचंद। कौन बैठता है? इंद्रचंद। तो इंद्रचंद के समय में जो है जो पूरी जो चंद डायनेस्टी थी, जो चंद राजवंश था, उसमें जो है पैसा बहुत कमाया इन्होंने। पैसा कैसे कमाया? इंद्रचंद ने जो है रेशम का उत्पादन किया और रेशम के वस्त्र भी बनाए। अच्छा, उस वस्त्र को बनाने के लिए वो क्या करता था कि मैदान क्षेत्र से बुनकर लाता था, फिर वहां उसका उत्पादन होता था, उसके वस्त्र बनाता था, उसे बेचता था। ऐसा कहा जाता है कि वो पिथौरागढ़ से मतलब होते ये आपका तिब्बत और नेपाल में ये व्यापार करता, चीन तक यहाँ पर व्यापार उस टाइम जो है वो हुआ करता था, ठीक है। अब इंद्रचंद के बाद जो है संसार चंद आए, सुधा चंद आए, हरिचंद आए, वीणा चंद आए, कई सारे जो है वो राजा आए।
अच्छा, इसमें जो वीणाचंद था काफी विलासी राजा था। विलासी का मतलब होता है बहुत लग्जीरियस लाइफ जीने वाला। ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, इस चक्कर में विलासी राजा तो ये था, मतलब लग्जीरियस लाइफ के चक्कर में ये लोग क्या करते थे कि अपनी जो उनकी प्रजा होती थी उसमें इतना ध्यान ये नहीं देते थे। ठीक है। उसके बाद थोवर चंद आते। कौन आते हैं? थोवर चंद। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हर्षदेव जोशी जो कि थोवर चंद को इसका संस्थापक मानते हैं, फ्रेजर भी इसको इसका संस्थापक मानते हैं। थोवर चंद का जो शासन काल था वो था 1262 तक। ठीक है। कौन था? 1262 से इसका जो है शासन काल था। ये कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक था। कौन? थोवर चंद। ठीक है। ये कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक था थोवर चंद। ठीक है। इनके समय में ना 2 ताम्रपत्र भी मिले थे। एक तो मिला था बालेश्वर मंदिर में। बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में है। ठीक है। वहां पे जो ताम्रपत्र मिला था, तो वहां पे जो है क्रालच देव का ताम्रपत्र मिला था। तो वो था 1223 ईस्वी का। ठीक है। जो क्रालच पत्र का सॉरी जो क्रालच देव का मिला था वो 1223 ईस्वी का मिला था। और जो गोपेश्वर में मिला था, ठीक है, जो गोपेश्वर मिला था अशोक चल का, वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख का जो है वो मिला था। तो इससे पता चलता है कि वहां पे जो है चल यानी चल वंश भी वहां पे उस टाइम वहां पे हुआ करता था। उसके बाद आए अभय चंद। तो ये चंद वंश का एक पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसने खुद ही अपने अभिलेख जो थे वो लिखवाए थे। ठीक है। तो ये पहला राजा था जिसके इसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होते। तो इसके 2 अभिलेख हैं। एक है मालेश्वर जैन अभिलेख, एक है चौकिन बोरा अभिलेख चमोली का। इसकी मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान किए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद आते हैं आपके ज्ञानचंद। कौन आए? ज्ञानचंद। इसको पूरा नाम इन्हें गरुड़ ज्ञानचंद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गरुड़ ज्ञानचंद भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है। अब इन्हें जो गरुड़ की जो उपाधि दी गई थी ज्ञानचंद को, वो किसने दी थी? वो इसको जो दी थी वो दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक। अब आप बोलोगे फिरोज शाह तुगलक यहाँ कैसे कैसे आ गया? देखो, जो उसका शासन काल है वो है 1365 से लेकर 1420 का। ठीक है। कब से है? 1365 से लेकर 1420 का। उसी समय दिल्ली में किसका शासन चल रहा था? उस समय दिल्ली में क्या था? सल्तनत काल चल रहा था। यानी यहाँ पे तुगलक वंश चल रहा था। यानी उसका शासन कब से था? 1320 से 1414 तक। ठीक है। तो 1320 से लेकर और 1414 तक यहाँ पे क्या चल रहा था? दिल्ली में था तुगलक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन तुगलक। ठीक है। 1320 से 1326 तक वो रहे थे। उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। तो ये पहला चंद शासक था। कौन? ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो कि दिल्ली दरबार में गया था। ठीक है। इससे पहले कोई नहीं गया था, यह सबसे पहले गया था। और इसी को ही यानी ज्ञानचंद को ही गरुड़ की ज्ञान जो उपाधि थी वो भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको दी थी। विष्णु का ये उपासक था। ठीक है। विष्णु भगवान को ये मानता था। गरुड़ इसका क्या था? राज्य चिन्ह था। इसका जो ताम्र पत्र मिला जिसे हम कहते हैं खेड़ा कोट का ताम्र पत्र, वहां पे जो उसकी उपाधि दी गई है वो है राज धीराज महाराज की। ठीक है। किसकी दी गई है? राज धीराज महाराज की। तो इसी के समय पर ज्ञानचंद के जो है समय पर इसी के समय पर तराई भावर क्षेत्र में कटेरियों का शासन था। ठीक है। कटेरियों का शासन तराई भावर क्षेत्र में जो है उस समय कटेरियों का जो है शासन हुआ करता था। उसके बाद आए भारती चंद। कौन आए? भारती चंद। देखो, भारती चंद के जो पवाड़े हैं वो कुमाऊं के इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पवाड़े का मतलब होता है वीर गाथा, मतलब जिसमें उनकी वीरता के बारे में जो है एक तरीके से गाने के रूप में गाई जाती है। ठीक है। उसे कहते हैं पवाड़े। तो भारती चंद के जो पवाड़े हैं
वो कुमाऊं के इतिहास में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका शासनकाल शुरू होता है 1437 यानी 1437। उसमें एक द्वंद्व युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, जहां पे इसने भारती चंद ने जो है कुमाऊं की वीरांगना भागो धोनियान के साथ यहाँ पे द्वंद्व युद्ध किया था। तो जो पवाड़े जो भारती चंद के हैं उसमें इसका भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारती चंद जो था ये पहला चंद शासक था जिसने नेपाल में या डोटी में आक्रमण किया था। क्या किया था? इसने सबसे पहले जो है डोटी में आक्रमण किया था। अब देखो भारती चंद से पहले जितने भी शासक रहे ना, वो उन सब ने कर दिया यानी टैक्स दिया। ठीक है, एक तरीके से आप सामंत ही मान के चलो उन्हें, सामंत थे वो अपना टैक्स दिया करते तब वो रहा करते थे। यानी एक तरीके से किसका आधिपत्य हुआ करता था? डोटियों का ही एक तरीके से राज हुआ करता था। लेकिन जब भारती चंद आए, अब उन्होंने कहा भाई नहीं, हम तो यहाँ टैक्स नहीं देंगे, हम आपको कोई कर नहीं देंगे। तो उसने क्या करा, डोटी राज्य में के खिलाफ जो है संघर्ष किया। तो उस समय जो डोटी के राजा थे उन्हें क्या रेका बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? रेका किया जाता था। तो उस समय जो डोटी में राजा हुआ करते थे उनका नाम था जयमल। ठीक है, उनका नाम क्या था? जो था उनका नाम था जयमल। तो मल्लों ने सीरा में अपना जो है राज्य को मिलाकर इसे पर्वतीय, देखो सीरा क्षेत्र, सीरा जो आज का डीडी हाट है ना, उसको पहले सीरा बोला जाता था। ठीक है, सीरा बोला जाता था उस समय में, आज इसे डीडी हाट बोला जाता है, उस समय सीरा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है मल्लों ने जो है सीरा क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया। उसे पर्वत डोटी के नाम से बोलते थे। क्या बोलते थे उसे? पर्वत डोटी, वो उसको जो थे वो कहा करते थे। और वहां पे जो है डोटी के एक राजा या शासक आप बोल सकते हो, जिसका नाम था बली नारायण संसार मल। कौन था? बली नारायण संसार मल। तो बली नारायण संसार मल जो है वो वहां का शासक था। अब भारती चंद ने क्या किया कि इस यानी सीरा क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया, दोनों तरफ से घेर लिया। तो पहले से कटका नूला में अपनी जो है पूरी सेना बैठा दी, और दूसरी तरफ काली नदी के किनारे बालीचोड़ में 12 साल तक आप इनका संघर्ष हुआ था। और बाद में भारती चंद वहां पे जीत गया था। ठीक है, 1451 और 1452 के आसपास की बात है। वहां पे भारती चंद जो है वह जीत गया था। जीतने के बाद उसने वहां पे अपना एक सामंत बैठाया। ठीक है, डूंगरा बसेरा को उसने वहां पे बैठा दिया और खुद अपना वापस चला आया। फिर उसके बाद जो डूंगरा बसेरा थे वो डूंगरा बसेरा आया, उसके बाद मदन सिंह आया, उसके बाद राय सिंह आए, कई सारे सामंत आए, लेकिन वो लंबे समय तक वहां टिक ना सके। 1452 से 1539 तक ही वो रहे थे। उसके बाद जो है अगेन दोबारा से कल्याणमल यानी जो डोटी के राजा था उसने उन पे ऊपर आक्रमण कर दिया और दोबारा वहां पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जब उसने वहां पे कब्जा कर लिया तो उसके बाद जो है उनका बेटा यानी भारती चंद का जो पुत्र हुआ, कौन था भारती चंद का पुत्र? भारती चंद का पुत्र था रत्नचंद। ठीक है, कौन था? रत्नचंद। तो रत्नचंद ने भी जो है उसके बाद रत्नचंद ने उसके बाद जो है जो डोटी का जो राजा था वहां पे उसको खदेड़ा और वहां पे पुनः क्या कर लिया? वहां पे कब्जा कर लिया। ठीक है, वहां पे से क्या कर लिया? दोबारा से वहां पे जो है उन्होंने कब्जा कर लिया वहां पे। उसके बाद जो है कीर्तिचंद भी आए। ठीक है, कीर्तिचंद जो कि रतनचंद के पुत्र थे। उसके बाद जो है आपके भीष्मचंद आए और उसके बाद आते हैं आपके बालो कल्याण चंद। ठीक है, तो देखो भीष्मचंद के बारे में मैं आपको बताऊं कि भीष्मचंद 1512 और 1530 तक वो गद्दी में बैठा था। ठीक है, ये उसका समय था भीष्मचंद का। उसके बाद आता है बालो कल्याण चंद। ठीक है, अब बालो कल्याण चंद ने क्या किया? इसने शोभामल की बेटी थी, शोभामल ने अपनी बेटी के साथ की शादी करा दी बालो कल्याण चंद से। ठीक है, यानी इन्होंने जो एक वैवाहिक संबंध स्थापित करा। इन्होंने मल्लों ने किनके साथ? चंदों के साथ।
यानी उसने अपनी बेटी यहाँ पे जो है उसके जो है यहाँ पे उसकी जो थी वो शादी करा दी। अब कल्याण चंद जो कि क्या बोलते हैं गोद लिया हुआ था, भीष्म चंद ने जो है इसको गोद लिया हुआ था, किसको? कल्याण चंद को। तो भीष्म चंद ने ही अल्मोड़ा में खगमरे का किले का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था? भीष्म चंद ने ही अल्मोड़ा में जो है खगमरे किले का जो है वो निर्माण कराया था। उसके बाद आता है रुद्रचंद। कौन आता है? बालो कल्याण चंद के बाद आता है रुद्रचंद। अच्छा, रुद्रचंद का जो समय था वो था 1565 से लेकर 1597। अच्छा, इसके समय यहाँ पे अब मुगल आ चुके थे। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में कौन आ चुके थे? मुगल आ चुके थे। मुगलों में कौन आया था यहाँ पे? अकबर। कौन था? अकबर। अकबर का शासनकाल आपको याद होगा। ठीक है, अकबर आया था 1556 में। कब आया था? 1556 में, और 1606 तक रहा था। और वही समय जो था रुद्रचंद का था, यानी रुद्रचंद किसके समकालीन हो गया? अकबर के। ठीक है, अब अकबर। तो अकबर जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक शासक था। या तो कोई राजा जो है था उसकी मृत्यु हो जाती थी लड़ाई में, या फिर वो आत्मसमर्पण कर लेता था। उस पर दो ही रास्ते होते थे, इतना खतरनाक था अकबर। तो यहाँ पे रुद्रचंद ने भी समझदारी का काम कर लिया, उसने आत्मसमर्पण कर लिया अकबर के सामने। ठीक है, उसने क्या करा? अकबर के सामने यहाँ पे आत्मसमर्पण उसने यहाँ पे कर लिया। उसको ये सही चीज लगी, मरने से अच्छा है कि आत्मसमर्पण कर लो। अब क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कई सारे मतलब अकबर के टाइम में तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जैसे आपको हल्दी घाटी का युद्ध है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, जो कि 1556 में ही जो है ये लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, सब अकबर के शासन में 1578 में हुआ। ये सब अकबर के शासनकाल पे ही हुए हैं। तो काफी ये शक्तिशाली जो था एक राजा था। तो यहाँ पे रुद्रचंद ने भी जो है उसकी आत्मसमर्पण कर लिया, उसकी अधीनता को जो है वो स्वीकार यहाँ पे उसने कर लिया। तो रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया, और उसके समय में जो तराई में जो है हुसैन खान ने जो था वो कब्जा किया। ठीक है, अब था क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला जो क्षेत्र था ना, तराई और बाबर क्षेत्र, वहां पे कठेड़ों का, ठीक है, वहां पे इनका शासन चलता था। तो इसने यानी रुद्रचंद ने वहां पर जो है आक्रमण किया और उनको वहां से जो है भगाया। ठीक है, जो कठेड़े हुआ करते थे, कठेड़ है, ठीक है, उनको वहां से जो है उसने वहां से भगाया वहां पे। तो इस खुशी में उसने जो है वहां पे एक रुद्रपुर नामक नगर की भी स्थापना। तो जो रुद्रपुर है वो रुद्रचंद ने ही जो थे बसाया था। उसके बाद इसने इस खुशी में जो है, क्योंकि अकेला तो लड़ नहीं सकता था, सेना इसकी शक्तिशाली थी नहीं, तो यहाँ पे जो उसकी सहायता करी थी वो किसने करी थी? हुसैन खान ने। नहीं, हुसैन खान ने यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे जो है रुद्रचंद अकबर को इसी खुशी में जो है तिब्बती याक और कस्तूरी हीरोन की इसने कुछ खाले भी यहाँ पे उसको भेंट यहाँ पर की थी। तो रुद्रचंद ने जो है, जैसे गढ़वाल में सरोल ब्राह्मण हुआ करते थे ना, सरोल ब्राह्मण, तो इसी तरीके से रुद्रचंद ने कुआं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। चौथानी ब्राह्मण जो चौथानी ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके नीचे पंचबड़िए, तिथानी, पितलिए, ये सब जो है वो हुआ करते थे। देखो इसका जो है जो तजु के जहांगीर है, जो जहांगीर की जो आत्मकथा है, उसमें भी जो है रुद्रचंद और अकबर की भेंट का भी वर्णन किया गया है। कब? 1988 में, सॉरी 1588 में ये जो है लाहौर में मिले थे। तो 1587 में तो इसने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है इसने जो है वहां पे मुलाकात की थी। तो ये जो है तजु के जागीर में भी का वर्णन है। इसने जो है बीरबल जो कि उसके शासनकाल में हुआ करता था अकबर के, तो उससे भी इसके काफी अच्छे रिश्ते थे।
तो रुद्रचंद का जो सेनापति था उसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। क्या नाम था? पुरुषोत्तम पंत, जो कि बघाड़ के युद्ध में मारा गया था। बघाड़ के युद्ध में जो है मारा गया था। और रुद्रचंद जो था संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता था, संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसने जो है 2 ग्रंथ लिखे थे, एक भयन शास्त्र और त्रैवर्णिक धर्म। ये दोनों इसके द्वारा जो है वो लिखे गए। और इसने जो रुद्रचंद ने जो है राज्य के युवाओं को भी संस्कृत के अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी यहाँ पे इसने भेजा था। मल्ला महल जो कि रुद्रपुर में है, ठीक है, मल्ला महल जो है अल्मोड़ा में है, उसको भी रुद्रचंद ने ही बनाया था। रुद्रचंद के बाद आता है उसका पुत्र लक्ष्मीचंद, जिसे लखुली बिरुली भी कहा जाता है, यानी भीगी बिल्ली। लखुली बिरुली मतलब भीगी बिल्ली। क्यों कहा जाता है इसे भीगी बिल्ली? क्योंकि ये हमेशा जो है मुगलों से डर के रहता था लक्ष्मीचंद। अब लक्ष्मीचंद किसके समय में था? देखो 1597 में रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद जो था वो गद्दी में बैठा। अब इसके कई नाम से भी जाने जाते हैं। इसको मानदेय काव्य में जो है काव्य में इसको लक्ष्मण भी बोला गया, तो उसका लक्ष्मण भी नाम था। लखुली बिरुली भी मैंने आपको बता दिया, ये भी इसको बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत डर के रहता था। इसने अपने शासन काल में जो है न्यूली नामक और एक बिष्ट वाली कचेरी बना रखी थी। न्यूली जो जनता के मामलों का न्याय करती थी, और जो बिष्ट वाली जो होती थी वो सैनिक मामले जो होती थी उसकी वो जो है वो जांच करती थी या न्याय करती थी। तो लक्ष्मीचंद का जो बड़ा भाई था जिसका नाम था शक्ति गुसाई, जिसको जो है कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है, वो क्या था? जनमांग था, बचपन से जनमांग था। और यही एक्चुअली में पूरा शासन वगैरह यही संभालता था, ठीक है। यही जो है जिसका बड़ा भाई था शक्ति गुसाई, यही संभालता। लक्ष्मीचंद ने जो है 7 बार आक्रमण किया था गढ़वाल के अंदर। 8वीं बार उसे जो है पार्शली यानी जिसे आप क्या कहते हैं आंशिक रूप से जो है विजय प्राप्त हुई थी। इसमें जो है जो गढ़वाल का जो सेनापति था खतुड़वा, वो मारा गया था। और इसका था गेंडा सिंह, लक्ष्मीचंद का सेनापति था गेंडा सिंह। तो तभी से वहां जो है खतुड़वा का त्योहार भी मनाया जाता है कुमाऊं के अंदर, ठीक है। 1602 में इसने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया था लक्ष्मीचंद ने। लक्ष्मीचंद के बाद आता है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद जो है वो गद्दी पर बैठता है, जो कि मुगल सहसा के दरबार में गया था, ठीक है। जितने भी ये चंद शासक थे ना, ठीक है, जितने भी शासक ये रहे हैं, सब ने जो है मुगलों के अंडर पे ही काम किया है, ठीक है। कभी ये लड़े नहीं है मुगलों से, कभी इन्होंने लड़ाई नहीं की, हमेशा ये डर के रहते थे मुगलों से। तो ठीक है, तो ये भी हाजिरी लगाने गए बाज बहादुर चंद। तो उस समय जो थे दिल्ली में शाहजहां का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? शाहजहां का शासनकाल था। अब जैसा कि मैंने बताया राजपूत, ठीक है, तो 84 माल पे जहाँ पे दोबारा कटेरी के राजपूत ने अधिकार वहां पे कर लिया था, तो वो उसको वापस दिलाया बाज बहादुर चंद ने। वो गया ही उसी लिए था क्योंकि वो उससे छीन चुका था, तो उसको जो है इसलिए शाहजहां के पास गया था। तो शाहजहां ने मुरादाबाद के रुस्तम खां को बोला कि इसकी सहायता करो। रुस्तम शाह खां गए, अपनी सेना भेजी और जीत गया, ठीक है। जब ये वहां पे जीत गया तो उसने इस खुशी में जो है एक बाजपुर नगर नाम की स्थापना करी थी। कहाँ पे? तराई बावर क्षेत्र में। ये उधम सिंह नगर और ये पूरा क्षेत्र से तराई बावर क्षेत्र ही बोलते हैं, रुद्रपुर और ये आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। तो इसने क्या किया, वहां पे बाजपुर नगर की स्थापना यहाँ पे करी थी। अच्छा, इसके शासन काल में एक बहुत जो बोलते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। इसने क्या किया, जब ये एक्सपेंशन कर रहा था अपने राज्य का, तो इसने जो कत्यूर के जो राजाओं थे ना, जब इसने कत्यूरी शासन में आक्रमण किया तो कत्यूर के जो राजा थे ये भागे गढ़वाल की तरफ, ठीक है। तो गढ़वाल में एक थातवन थे, थातवन मतलब जमीन के मालिक जिन्हें कहा जाता है उन्हें थातवन बोलते हैं। तो जिनका नाम था भूप सिंह गोरला, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकी लड़ाई होती है भूप सिंह गोरला की कत्यूरी राजकुमारों से।
ठीक है, तो शुरू में तो ये अपने दो बेटों के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन दो बेटे जो थे वो उनके मारे जाते हैं। उसके बाद जो है तीलू रोतेला जो है वहां पे खड़ी उठती है, वो एक सेना बनाती है और जो शस्त्र हाथ में लगा उससे लड़ाई करती है और वहां से उनको खदेड़ देती है। ठीक है, जितने भी कत्ती राजकुमार वहां पे लूटपाट करने आए थे, जो लूटपाट कर रहे थे वहां पे, सबको खदेड़ देती है और वो वापस जो है वो कुमाऊं की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, बाज बहादुर ने ही जो है कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूट भूमि दान की थी। अब देखो गूट भूमि क्या होता है? गूट भूमि वो भूमि होती है जो कि पुजारी को दी जाती है ना, ताकि जो है वो मंदिर की जो है रक्षा करें, मतलब उसकी देखभाल करें, उसे कहते थे गूट भूमि। दान की हुई भूमि पुजारी को दी जाती है। इसी के समय सिरती नामक कर भी लिया करता था। सिरती होता था नगद कर, वो भोटिया और हुणियों से लिया जाता था। ठीक है, ये कब? जब ये तिब्बत फतेह हासिल कर रहा था। ठीक है, जब इसने तिब्बत में आक्रमण किया था, तब उस समय ये सिरती कर के लिए सिरती नामक कर भी इसने लिए हुणियों से और भोटियों से। एक मंदिर बनाया इसने, एक हथिया देवाल मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ में है आज भी। बिल्कुल इसकी बनावट जो है एलोरा के कैलाश मंदिर के जो है वो जैसी ही है। तो जितने भी आए, ठीक है, जितने भी शासक आए, सबने गढ़वाल में आक्रमण किया, सबने डोटी पे आक्रमण किया। तो जब डोटी में दोबारा आक्रमण किया लक्ष्मी चंद ने, बाज बहादुर चंद ने, तो उस समय नेपाल पे चढ़ाई की और नेपाल को उसने हराया। हारने के कारण शांति की खोज में ये निकल पाया। तो यहाँ पे ये हार गया था दोबारा बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं उद्योग चंद, यानी उसका बेटा। ये एक तपस्वी शासक था। कैसा था? तपस्वी शासक था। तो भारती चंद के बाद अगर कोई दूसरा चंद राजा था जिसने डोटी में आक्रमण किया था, तो वो उद्योग चंद ही था। ठीक है, कौन? उद्योग चंद ही था वो। तो इसने 1683 में जो उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी डोटी की, यानी नेपाल की अजमेरगढ़, वहां पे अधिकार कर लिया था और वहां से पूरा लूटपाट करके ये वापस जो है था ये आ गया था। लेकिन ये वहां पर रुका नहीं था, मतलब ना इसने कोई सामंत रखा न कुछ किया, ये वापस आ गया था। ठीक है, उस समय वहां का जो शासक था वो था देवपाल। तो देवपाल जो है दोबारा आक्रमण करता है। अब की बार जब ये वापस से पलट के आक्रमण करता है उद्योग चंद, उस पर जब देवपाल उस पर आक्रमण करता है, तो अब की बार तो उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी आज अजमेरगढ़, उसके साथ साथ जो उसकी शीतकालीन राजधानी थी यानी जुराइल दीपाइल, उसको भी वो कब्जा कर लेता है। और उसके बाद जो वहाँ का देवपाल जो शासक था वो भाग जाता है खैरागढ़। ठीक है, कहाँ भागता है? खैरागढ़, अपनी जान बचाने के लिए खैरागढ़ भागता है। बाद में ये पूरा जो युद्ध है इसकी एक संधि होती है जिसे हम खैरागढ़ की संधि कहते हैं। उसके साथ जो है इसकी समाप्ति होती है इस युद्ध की। ठीक है, इसे हम खैरागढ़ की संधि के नाम से भी हम जानते हैं। तो उद्योग चंद जो था उसका सेनापति था शिरोमणि जोशी। कौन था? शिरोमणि जोशी था। इसने तल्ला महल, रंग महल, त्रिपुरी सुंदरी, ये सारे मंदिर इसने ये अल्मोड़ा के अंदर जो थे वो बनाए थे। चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है उसकी नींव रखी इसने, और इसी मंदिर का पूर्ण निर्माण विक्रम चंद ने यहाँ पे कराया था। ठीक है, उसके बाद आए ज्ञानचंद। कौन आए? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद भाई गद्दी में बैठते हैं, सेम उसका बेटा। तो ये तो थराली तक इसने जीत लिया था। कहाँ तक ये था? ये थराली तक इसने सबसे पहले जीता। बागनगढ़ क्षेत्र में थराली ये पड़ता है। थराली आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो वहां तक ये गया, वहां से लूटपाट की। उसके बाद वहां से लूट के ये नंदा देवी की जो प्रतिमा थी ना, उसको लूट कर ये अल्मोड़ा ले आया और यहाँ पे इसने इसकी मूर्ति यानी नंदा देवी की जो मूर्ति थी, नंदा देवी मंदिर में इस मूर्ति की इसने यहाँ पे स्थापना करी। अपनी पिता के बदले का भी हार लिया था इसने 1704 में। ठीक है, और इसके अलावा जो था ये जो था इसने गढ़वाल में जो आक्रमण किया, तो ये आक्रमण करते करते ये बागनगढ़ जीता। उसके बाद ये श्रीनगर तक पहुंच गया था। ठीक है, श्रीनगर तक ये पहुंच गया था और श्रीनगर में उस टाइम फतेह शाह हुआ करता था। फतेह शाह देहरादून भाग गया था।
ठीक है। और बाद में ये वहां से छोड़ के अपने अपने सामंत बैठाया और वापिस आ गया। बाद में फतेह शाह वापिस आते हैं, इसके सामंत को जो है वहां से भगाते हैं और दोबारा जो है आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? कुमाऊं में। ठीक है। तो चंदों के ऊपर जो है वो आक्रमण करते हैं। तो जिसे कहते हैं दुधाली का युद्ध, जो कि 1703 में लड़ा गया था। पवार सेना और ज्ञानचंद के बीच में ये लड़ा गया था। उसके बाद आते हैं जगत चंद। देखो जगत चंद का जो समय आता है, जो समय है, उसको कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। तो इसी के समय में 9 लाख की आय होती थी उस टाइम पे, पूरे सालाना। ठीक है। 9 लाख की आय होती थी किसके? जगत चंद के समय पे। उसके बाद जगत चंद के बाद आता है देवी चंद। कौन आता है? देवी चंद। तो जगत चंद के बाद देवी चंद आता है। ये विक्रमादित्य के बनने के चक्कर में से देवी चंद ने काफी ज्यादा धन बर्बाद किया था। ठीक है। क्यों? जो उसके चाटुकार पंडित थे, जो उसे गलत सलत जो राय देते रहते थे देवी चंद, उसके चक्कर में जो है इसने काफी धन बर्बाद किया था। तो इसीलिए जो है इसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देवी चंद के बाद जो है अजीत चंद आए, कल्याण चंद आए, दीप चंद आए, मोहन चंद आए, प्रदुमन चंद आए, शिव चंद आए और अंतिम राजा थे महेंद्र चंद। सबसे आखिरी राजा में कौन थे? महेंद्र चंद थे। यहाँ पे कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय यानी 1743 और 45 के समय में यहाँ पे रोहलों ने आक्रमण किया था कुमाऊं में। ठीक है। किसने? कुमाऊं में रोहलों ने आक्रमण किया था। तो शिवदेव जोशी ने इनको यहाँ से खदेड़ के बाहर जो था वो निकाल दिया था। ठीक है। तो सबसे आखिरी जो उसके शासक रहे थे वो रहे थे आपके महेंद्र चंद। तो चंद वंश का सबसे अंतिम शासक कौन रहा था? महेंद्र चंद, जिसे 1790 में हावड़ा बाग के युद्ध में गोरखाओं ने हराया था। ठीक है। किसने हरा दिया था? गोरखाओं ने हराया था 1790 में। तो 1790 में जो है कुमाऊं में चंद वंश की समाप्ति हो गई थी। यह वंश खत्म हो गया था। उसके बाद तो यहाँ पे प्रदुमन चंद भी आए थे। प्रदुमन चंद जो थे ये पहले शासक थे पूरे उत्तराखंड के। ठीक है। और सबसे आखिरी शासक थे पूरे उत्तराखंड के। कुमाऊं में भी शासन किया था इन्होंने और गढ़वाल में भी इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे पूरा जो कुमाऊं का जो इतिहास था, ठीक है, कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे शासन किया, यहाँ मैंने सारा डिस्कस आपके सामने कर दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो परमार वंश का करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।